बेबाक भाषा में आज बात नेपाल की। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, छोटा सा प्यारा देश, महज 3 करोड़ की जनसंख्या, इस समय भारी उथल पुथल से गुजर रहा है और इसी को लेकर भारत से भी उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। 8 अप्रैल नेपाल की सियासत का अहम दिन है। 8 अप्रैल एक तरफ नेपाल में जन आंदोलन दिवस मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ रही है। अभी 28 मार्च को काठमांडू में एक बड़े प्रदर्शन के दौरान पुलिस और राजशाही समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एक पत्रकार समेत 2 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले भी पिछले कुछ समय से अचानक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि नेपाल में लंबे समय तक राजशाही रही है। करीब 240 साल यहाँ शाह राजवंश का शासन रहा है। 8 अप्रैल 1990 में यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई और 1961 से चले आ रहे दल विहीन एक तरफा पंचायत राज का खात्मा हुआ। इसी की याद में 8 अप्रैल को जन आंदोलन दिवस मनाया जाता है। दरअसल नेपाल में 1955 में राजा बने महेंद्र शाह ने 1961 में 1960 के संविधान को रद्द कर दिया था और देश में पंचायत प्रणाली की शुरुआत की थी। यह संविधान 1959 में खुद राजा महेंद्र ने ही जारी किया था, लेकिन मात्र 1 वर्ष के बाद ही उसे स्वयं रद्द भी कर दिया। इस संविधान के तहत पहली बार संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और नेपाल कांग्रेस पार्टी के नेता बीपी कोइराला पहले प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 15 दिसंबर 1960 को राजा महेंद्र ने प्रधानमंत्री कोइराला की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया और संसद को भंग कर दिया और पूरी शक्ति फिर अपने हाथों में ले ली। यह व्यवस्था 1990 तक चली। इसी को लेकर नेपाल में असंतोष पनप रहा था। फिर आया 1990 और जन आंदोलन के दबाव में पूर्व राजा महेंद्र के बेटे और उस समय के राजा वीरेंद्र ने पंचायत शासन को समाप्त कर दिया और लोकतांत्रिक संविधान को फिर स्थापित किया। इस आंदोलन में प्रमुख विपक्षी दलों नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले के साथ अन्य राजनीतिक समूहों, मजदूरों, छात्रों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। लेकिन राजशाही में आखिरी कील 2001 में महल हत्याकांड ने ठोक दी और फिर आंदोलन और संघर्ष के बाद 2008 में राजशाही का पूरी तरह अंत हो गया और नेपाल एक गणराज्य बना और बहुदलीय प्रणाली के तहत संसद का पुनर्निर्माण हुआ। यह महल हत्याकांड क्या है, चलिए आपको ये भी बताते चलें। 1 जून 2001 को नेपाल के राजमहल में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें राज परिवार के ही सदस्य दीपेंद्र ने अपने परिवार के कई सदस्यों की अंधाधुंध गोली चलाकर हत्या कर दी। इसमें राजा वीरेंद्र और उनकी पत्नी समेत 9 सदस्य मारे गए। इस घटना में दीपेंद्र खुद भी घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना संदेहास्पद रही और तरह तरह की बातें रहीं, कयास लगाए गए। लेकिन इस पूरे कांड के बाद जिस एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वह थे राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह, जो इस हत्याकांड के बाद नेपाल के राजा बन गए और 2008 तक काबिज रहे। तो फिर राजतंत्र का अंत कैसे हुआ, इसकी भी कहानी सुन लीजिए। नेपाल में 2001 में हुए महल हत्याकांड के बाद राजा ज्ञानेंद्र शाह ने राजगद्दी तो संभाली, लेकिन उनकी नीतियों और सरकार के साथ टकराव के कारण उनका शासन विवादों में रहा। 2005 में उन्होंने नेपाल में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी और संसद को निलंबित कर दिया। इसे लेकर विपक्ष सड़कों पर आ गया। तगड़ा संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी भी शामिल हुई, जिसने सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चलाया। इस सब के चलते 2008 में नेपाल में एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसके बाद राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और नेपाल को गणराज्य घोषित किया गया। इसके बाद ज्ञानेंद्र शाह को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। उस समय नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नेता पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। हालांकि इसके बाद जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री बदले और इस बीच 2015 में नेपाल में नया संविधान भी लागू किया गया। इस समय नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के नेता केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। उधर हाशिए पर चले गए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर जोर मारने लगी हैं और वह एक बार फिर राजगद्दी के सपने देख रहे हैं और अपने समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं। नेपाल में राजशाही का अंत एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें कई आंदोलन और संघर्ष शामिल थे। लेकिन एक बार फिर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। हिंदू राष्ट्र का जुमला इसलिए क्योंकि इससे राजशाही की राह आसान होती है। हालांकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है, घोषित हिंदू राष्ट्र,
क्योंकि यहाँ शाह राजवंश का शासन रहा और जैसे हर जगह होता है, राजा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि और धर्म का रक्षक बता देता है। इतिहास गवाह है कि तमाम शासकों ने अपने शासन और अपनी ज्यादतियों की वैधता के लिए हमेशा धर्म का सहारा लिया। अब ऐसी ही मांग इन संदर्भों में भारत में भी उठ रही है, आप जानते ही हैं। बल्कि आरएसएस बीजेपी का तो ये घोषित कहें या घोषित एजेंडा ही है। यही वजह है कि नेपाल में इस तरह की मांग के पीछे भारत पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने भी भारत पर उंगली उठाई है। उनका कहना है कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, राजशाही के समर्थन में हो रहे आंदोलनों को बढ़ावा दे रहा है। उनका मानना है कि यह नेपाल की संप्रभुता और लोकतंत्र के खिलाफ है। हालांकि भारत ने इसका पुरजोर खंडन किया है। लेकिन जिस तरह 28 मार्च को काठमांडू में राजशाही और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराया गया, उसने इन आरोपों को गंभीर बना दिया है। हालांकि हाल में ही 4 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री ओली की बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मोदी ने ओली से नेपाल में लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार किया। हालांकि अभी भी बहुत किंतु परंतु हैं, लेकिन देखना है कि एक बार फिर उथल पुथल से जूझ रहा नेपाल इस समस्या से कैसे पार पाता है और एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सरकार राजशाही और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे से कैसे निपटती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।